Hi friends, this is Vipin Bhardwaj and we are continuing with our chapter The Rise of Nationalism in Europe. So friends, earlier हमने लिबरल नेशनलिज्म के बारे में जाना था और इस मॉड्यूल में भी हम लिबरल नेशनलिज्म से ही कंटिन्यू कर रहे हैं। इसके बारे में कुछ और जानते हैं। तो आइए चलते हैं अपने सफर पर आगे। सो फ्रेंड्स, पिछले मॉड्यूल में हमने लिबरल नेशनलिज्म के बारे में बताया था। आज इस मॉड्यूल में हम इसी टॉपिक को डिटेल में आगे जान रहे हैं। तो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डिफिकल्टीज थी यूरोप के अंदर। इसके बारे में तो हमने जाना था कि किस तरह से मिडिल क्लास को बहुत सारी पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डिफिकल्टीज आ रही थी और उनको दूर करने के लिए बहुत सारे मेजर्स भी उठाए गए। नेपोलियंस एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर हैड क्रिएटेड आउट ऑफ काउंटलेस small principality a confederation of 39 states, and friends, each of these possessed its own currency and weights and measures. A merchant traveling in 1833 from Hamburg to Nuremberg to sell his goods would have had to pass through 11 customs barriers and pay a custom duty of about 5% at each one of them. तो 39 स्टेट हैं, हर एक की अपनी करेंसी है, हर एक के अपने वेट के मेजर्स हैं और एक ट्रेडर जो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रेड करने जा रहा है उसको 11 कस्टम बैरियर्स देने पड़ते थे। तो इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर द traders and businessmen. Duties were often levied according to the weight or measurement of the goods. And friends, as each region has its own system of weights and measures, this involved time consuming calculation. क्योंकि हर जगह पर अलग वेट मेजरमेंट है तो ये एक टाइम कंज्यूमिंग वर्क था, एक टाइम कंज्यूमिंग कैलकुलेशन थी। एंड फ्रेंड्स, the measure of cloth, for example, was the ellé, which in each region stood for a different length. An ellé of textile material bought in Frankfurt would get you 54.7 centimeter of cloth. In Mainz, it was 55.1 centimeter. In Nuremberg, 65.6 centimeter, and in Freiburg, it was 53.5 centimeter. तो इतना डिफरेंस था हर एक जगह का दूसरी जगह से। एंड फ्रेंड्स, सच कंडीशंस वर व्यूड एज ऑब्स्टेकल टू इकोनॉमिक एक्सचेंज एंड ग्रोथ बाय द न्यू कमर्शियल क्लासेस। एक बहुत बड़ा ये रुकावट था, एक बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल था। who argued for the creation of a unified economic territory allowing the unhindered movement of goods, people and capital. तो ये जो कमर्शियल क्लास थी दोस्तों, इट आर्ग्यूड, किस चीज के लिए आर्ग्यू किया इन्होंने, किस चीज की डिमांड की? फॉर द क्रिएशन ऑफ अ यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी अलाउइंग द अनहिंडर्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स, पीपल एंड कैपिटल। And friends, in 1834, a custom union or Zollverein was formed at the initiative of Prussia and joined by most of the German states. तो किसकी स्थापना की गई, किस चीज को एस्टेब्लिश किया गया? एक कस्टम यूनियन को, और वी कैन से इट वाज Zollverein. द यूनियन एबोलिश्ड टैरिफ बैरियर्स। तो सबसे पहले जोल्वरिन ने क्या किया? टैरिफ बैरियर्स को फिनिश कर दिया एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसीज फ्रॉम ओवर 30 टू 2। तो पहले 30 करेंसी होती थी, अब कितनी रह गई? 2। द क्रिएशन ऑफ अ नेटवर्क ऑफ रेलवे फर्दर स्टिमुलेटेड मोबिलिटी, हार्नेसिंग इकोनॉमिक इंटरेस्ट टू नेशनल यूनिफिकेशन। एंड फ्रेंड्स, a wave of economic nationalists strengthened the wider nationalist sentiments growing at the टाइम। क्योंकि अब यूनिटी, जहां पहले 39 टैक्स देने पड़ते थे, अब एक या दो टैक्स ही देने पड़ रहे हैं। तो एक इसने एक पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक नेशनलिज्म लाने में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया। सो फ्रेंड्स, इस ट्रेड यूनियन की इस्टेब्लिशमेंट से क्या हुआ? जोल्वरिन वाज ज्वाइंड बाय मोस्ट ऑफ द जर्मन स्टेट्स। और जैसा कि हमने अर्लियर पढ़ा है कि इस जोल्वरिन को किसके कारण इस्टेब्लिश किया गया था? इसका इनिशिएटिव किसने लिया था? यस, प्रशिया ने। किसके कारण इसको इस्टेब्लिश किया गया? प्रशिया के इनिशिएटिव के कारण। और इसका फायदा जो हुआ सिर्फ प्रशिया को ही नहीं,
सभी जर्मन स्टेट्स को हुआ। एंड फ्रेंड्स, इट वाज फॉर्म्ड टू एंश्योर द फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल। और इसको एंश्योर करने के लिए क्या किया गया? इसको एंश्योर करने के लिए द ट्रेड यूनियन एबलिश्ड द टैरिफ बैरियर्स। टैरिफ बैरियर्स क्या थे? एक एरिया से दूसरे एरिया में जाने के लिए जो ट्रेडर्स को जो टैक्स देने पड़ते थे, उन्हीं को एबलिश कर दिया गया, उन्हीं को रिमूव कर दिया गया। एंड फ्रेंड्स, जो ये स्टेप्स उठाए गए उससे इकोनॉमिक नेशनलिज्म को जन्म मिला। उससे क्या पैदा हुआ? इकोनॉमिक नेशनलिज्म। एंड फ्रेंड्स, इकोनॉमिस्ट बिगन टू थिंक इन टर्म्स ऑफ द नेशनल इकोनॉमी। They talked of how the nation could develop and what economic measures could help build this nation together. Even Friedrich List, who was a professor of economics at the University of Tübingen in Germany, wrote in 1834 that the aim of the Zollverein is to bind the German economically into a nation. It will strengthen the nation materially as much by protecting its interest externally as by stimulating its internal productivity. It ought to awaken and raise national sentiment through a fusion of individual and provincial interest. The German people have realized that a free economic system is the only means to engender national feeling. सो फ्रेंड्स, बात करते हैं अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। इसके बारे में बात करने से पहले दोस्तों हम जानते हैं कि कंजर्वेटिज्म एक्चुअली है क्या, इसका मीनिंग क्या है। सो फ्रेंड्स, कंजर्वेटिज्म एक पॉलिटिकल फिलॉसफी है जो ट्रेडिशन इस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन यानी जो पुराने इंस्टीट्यूशंस ऑलरेडी सेटअप हैं और कस्टम इनकी इंपॉर्टेंस पर जोर डालती है, और साथ ही साथ जल्दी जल्दी चेंजेस करने की बजाय स्लो डेवलपमेंट प्रेफर करती है। तो क्या है कंजर्वेटिज्म? कंजर्वेटिज्म एक पॉलिटिकल फिलॉसफी है जो ट्रेडिशन इस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन यानी जो पुराने इंस्टीट्यूशन ऑलरेडी सेटअप हैं और कस्टम ऑलरेडी बने हुए हैं, इनकी इंपॉर्टेंस पर जोर डालती है। और दोस्तों, साथ ही साथ ये जल्दी जल्दी चेंजेस करने की बजाय स्लो और ग्रेजुअल डेवलपमेंट को ही प्रेफर करती है। हमने 9th क्लास में भी पढ़ा था ना कंजर्वेटिव्स के बारे में, लिबरल्स के बारे में, रेडिकल्स के बारे में। तो कंजर्वेटिव्स कौन से थे? जो इंस्टेंट चेंजेस में बिलीव नहीं करते थे। तो फीचर्स क्या बनते हैं कंजर्वेटिज्म के? द डिसअप्रूवल ऑफ न्यू आइडियाज एंड चेंज, अ पॉलिटिकल फिलॉसफी दैट एम्फसाइजेस इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेडिशंस, established institutions and customs, and prefers gradual development to quick changes। तो किस चीज में बिलीव करते हैं ये? ग्रेजुअल डेवलपमेंट में। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। जैसा कि हमें पता है कि जो नेपोलियन थे उनका रूल 1799 से 1815 तक था। कब से कब तक था? 1799 से 1815 तक का। और उसके बाद जो टाइम आता है वो है कंजर्वेटिज्म का। सो फ्रेंड्स, फॉलोइंग द डिफीट ऑफ नेपोलियन इन 1815, जैसा कि हमें पता है कि बैटल ऑफ वाटरलू में नेपोलियन को हरा दिया गया था कंट्रीज की सेनाओं के द्वारा। जिन कंट्रीज की सेनाओं के द्वारा हराया गया था वो कौन कौन सी थी? रशिया, प्रशिया, ऑस्ट्रिया और एक और कंट्री था। थिंक अबाउट दैट, कौन सा कंट्री था वो, आगे उसके बारे में हम जानेंगे। फ्रेंड्स, मोस्ट कंजर्वेटिव जो थे however did not propose a return to the society of pre-revolutionary days. They realized that modernization could in fact strengthen traditional institutions like the monarchy। तो किस चीज में बिलीव करते थे वो मोनार्की को वापस तो लाना चाहते थे, लेकिन जो सिविल कोड नेपोलियन ने दिया था उसको हटाना चाहते थे। जो नेपोलियन ने सोसाइटी से डिवीजन हटा दिए थे उनको वापस लाना चाहते थे। लेकिन जो मॉडर्नाइजेशन के स्टेप्स उठाए थे इससे मोनार्की को स्ट्रेंथन किया जा सकता है, ऐसा उनका विश्वास था। एंड फ्रेंड्स, अ मॉडर्न आर्मी, एन एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, अ डायनेमिक इकोनॉमी
and abolition of feudalism and serfdom could strengthen the autocratic monarchy of Europe. किसका विश्वास था ये, किसका मानना था ये? कंजर्वेटिस्ट का. And friends, in 1815, representatives of the European powers, Britain, Russia, Prussia, and Austria, who had collectively defeated Napoleon in the Battle of Waterloo, they met at Vienna to draw up a settlement for Europe. The Congress was hosted by Austrian Chancellor Duke Metternich. And friends, the delegates drew up a Treaty of Vienna of 1815 with the object to undoing most of the changes that had come about in Europe during the Napoleonic Wars. सो फ्रेंड्स, ट्रीटी ऑफ वीना से चेंजेस क्या क्या आए? ट्रीटी ऑफ वीना किन किन के बीच में हुई थी, किन किन के द्वारा हुई थी? रशिया, प्रशिया, जिसको आज हम जर्मनी बोलते हैं, ऑस्ट्रिया, एंड एक और कंट्री था इंग्लैंड. तो क्या चेंजेस आए ट्रीटी ऑफ वीना के बाद, उसके बारे में जानते हैं. सबसे पहले फ्रांस के साथ क्या चेंजेस आए? द बोर्बोन डायनेस्टी विच हैड बीन डिपोज्ड ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन वाज रिस्टोर्ड टू पावर एंड फ्रांस lost the territories it had annexed under Napoleon. तो नेपोलियन के द्वारा जिन टेरिटरीज को जीत लिया गया था उसको फ्रांस ने खो दिया. और फ्रांस के अंदर क्योंकि मोनार्की को बहुत चाहते थे कंजर्वेटिस्ट, तो बोर्बोन डायनेस्टी को वापस रिस्टोर कर दिया गया. एंड फ्रेंड्स, a series of states were set up on the boundaries of France to prevent French expansion in future. वो क्या चेंजेस थे? Thus, the Kingdom of the Netherlands, which included Belgium, was set up in the north and Genoa was added to Piedmont in the south. और ऐसा इसलिए किया गया कि फ्रांस अपनी टेरिटरीज को वापस इंक्रीज ना कर पाए, वापस स्प्रेड ना कर पाए. और प्रशिया के साथ क्या हुआ, जिसको आज हम जर्मनी बोलते हैं? प्रशिया was given important new territories on its western frontiers, while Austria was given control of northern Italy. And friends, German Confederation of 39 states that has been set up by Napoleon was left untouched. In the east, Russia was given part of Poland, while Prussia was given a portion of Saxony. एंड कंजर्वेटिव रेजिम्स की बात करें तो कंजर्वेटिव रेजिम सेटअप इन 1815 वर ऑटोक्रेटिक, एक तरह से डिक्टेटरशिप की तरह उन्होंने बिहेव करना शुरू कर दिया. एंड ऑटोक्रेटिक डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म एंड डिसेंट एंड sought to curb activities that question the legitimacy of autocratic government. तो लोगों के राइट्स को एक तरह से उन्होंने कर्ब कर दिया और जो उनकी पावर पे क्वेश्चन उठाते थे उनको बहुत स्ट्रिक्ट जो थे पनिशमेंट दी गई. किसके द्वारा? ऑटोक्रेटिक रूल के द्वारा. और ये ऑटोक्रेटिक रूल कौन कर रहा था? कंजर्वेटिस्ट. सो फ्रेंड्स, अब टाइम आता है क्वेश्चंस के आंसर देने का. तो इन क्वेश्चंस के आंसर आपने कमेंट सेक्शन में देने हैं. आइए जानते हैं कौन से क्वेश्चंस हैं वो. How many customs barriers a merchant had to pass traveling in 1833 from Hamburg to Nuremberg to sell his products? Which class argued for the creation of a unified economic territory allowing the unhindered movement of goods, people and capital? तो वो कौन सी क्लास थी जिसने इस चीज की डिमांड की? उसका नाम बताना है आपने. In which battle Napoleon was defeated? And in which year Treaty of Vienna was signed? And the last question is, who were conservatives? ये बताना है आपने कमेंट सेक्शन में. तो दोस्तों, इन क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे. तब तक हम आपके लिए न्यू मॉड्यूल तैयार करते हैं. तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद. गॉड ब्लेस यू ऑल.